मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सारा विश्व एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहा है जो हमें त्रस्त किए हुए है। फिर भी चाहे जैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, मनुष्य का स्वभाव रहा है उसको विजय प्राप्त करना। आगे भी हम लोग उस पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि समस्याओं से जूझना, उन पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का स्वभाव है। तो चलिए, इस भयंकर समस्या का सामना करते हुए, अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए, हम लोग अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखते हैं। माफ कीजिएगा, आप लोगों ने एक आवाज सुनी, ध्वनि। आज का हमारा पाठ है ध्वनि। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन में नए उत्साह और आशा के संचार को चित्रित किया, अर्थात उनके जीवन में जो नई आशा, उत्साह और आकांक्षा का आगमन हुआ है, वह सब प्रसारित करने के लिए बड़े ही उत्साहित थे। तो आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता का वाचन, उसमें आए कठिन शब्दों को और उसकी सप्रसन्न व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पाठ का नाम जान लिया है, हमारे पाठ का नाम है ध्वनि और कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता छंद मुक्त कविता है, अर्थात जिस शैली में लिखी गई है वह छंद मुक्त है, अर्थात छंदबद्ध कविता नहीं है। इस कविता में कवि ने मनुष्य हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की चर्चा की है। यानी जब हमारे जीवन में उत्साह और उमंग का आगमन होता है, तो हम जीवन के प्रति आग्रही हो जाते हैं, अर्थात खुशी खुशी और प्रसन्नता से जीना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वसंत ऋतु के आने से पूरी प्रकृति जैसे उमंगित और तरंगित हो जाती है, कवि कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में भी खुशियां आती हैं, तो हम उसी तरह के उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। कवि इस पाठ के माध्यम से हताश और निराश देश की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें उत्साह का संचार करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हम उससे लड़े तो विजय हमारी होती है। अर्थात हम अगर अपने जीवन में उत्साह का संचार करें, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और कविता का वाचन करते हैं। आज हम लोग पूरी कविता नहीं पढ़ेंगे, कविता का एक अंश पढ़ेंगे, काव्यांश। आज हम लोग कुल 9 पंक्तियों को पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत। मैं कविता का वाचन करने जा रहा हूं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। मैं पुनः एक बार कविता का वाचन कर देता हूं, इस अंश का वाचन कर देता हूं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है
मेरे वन में मृदुल वसन अभी न होगा मेरा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष बन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सारे शब्दों के अर्थ तो हमें ज्ञात नहीं होते, तो जिन शब्दों के आपको अर्थ कठिन लग रहे हैं, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि जो जो शब्द कठिन है मैंने उनका अर्थ लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति। अंत का अर्थ होता है समाप्ति या समाप्ति। उसके पश्चात देखते हैं वन। वन का अर्थ आप लोग को पता ही होगा, जंगल, लेकिन यहाँ कविता के अनुसार जीवन रूपी वन, अर्थात ये जो हमारा जीवन वो अभी एक वन के समान है, जिसमें ऋतुएं आती जाती है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वसंत एक ऋतु का नाम है। पात, पात का अर्थ होता है पत्ते। पात का अर्थ होता है पत्ते। अगला है गात, गात का अर्थ होता है शरीर। उसके पश्चात देखते हैं स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना, स्वप्न मतलब सपना। कर, कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ। निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है सोया हुआ, किंतु यहाँ कलियों को जागृत करने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर सोई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल, सवेरा। मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, अर्थात सुंदर। तो मनोहर का अर्थ होगा मन को हरने वाला या सुंदर। तो आप लोगों को इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ ज्ञात हो चुके हैं। अब आप लोग स्वयं से चेष्टा करें इस पूरे काव्यांश का अर्थ निकालने का। मैं आप लोगों की सहायता करके पाठ को आगे बढ़ाता हूं। अब हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न आता है कभी कभी कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। दिए हुए काव्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कभी कभी प्रश्न दूसरे तरीके से आता है, दिए हुए काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये संदर्भ, ये प्रसंग क्या है और ये व्याख्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संदर्भ क्या है। संदर्भ का अर्थ होता है वह काव्यांश या गद्यांश, गद्य कहिए या पद्य कहिए, दोनों की व्याख्या आ सकती है। तो वह गद्यांश या पद्यांश कहाँ से लिया गया, अर्थात वह किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम और उसके लेखक या कवि। अगर गद्यांश हुआ तो लेखक और पद्यांश हुआ तो कवि का नाम। जहां हम लोग लिखते हैं उसे संदर्भ कहते हैं। तो संदर्भ में हम लोग क्या देते हैं, पाठ का नाम और रचनाकार का नाम। तो प्रसंग क्या है सर? तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? तो जहां से जो गद्यांश या पद्यांश अर्थात जो अंश आपको व्याख्या के लिए दी गई है उसमें निहित भाव को अत्यंत संक्षेप रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग प्रसंग कहते हैं। अर्थात उस पूरे काव्यांश का निचोड़ जहां हम लोग लिखते हैं, यानी क्या समझाना चाहते हैं कवि या लेखक, उसको हम लोग प्रसंग में देते हैं। तो प्रसंग। तो सर व्याख्या क्या है? दिए हुए काव्यांश या पद्यांश को, काव्यांश के या गद्यांश के जो अंश दिया रहेगा उसको सरल रूप में समझाने की प्रक्रिया को व्याख्या करते हैं। जब हम लोग उसका सरलीकृत करते हैं ताकि सभी लोग समझ सके तो उसे व्याख्या करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों समझ में आ गए। अब हम लोग अपने पाठ के, अपने काव्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कर लेते हैं और प्रसंग के साथ। तो इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पाठ जो आपका है ध्वनि पाठ, जिसका हम लोग एक अंश पढ़ रहे हैं, उसका संदर्भ क्या हुआ?
आप लोग ही बताइए, अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ पुस्तक जो हमारे लिए निर्धारित की गई है पाठ पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि पाठ से ली गई है तथा इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हमारा प्रसंग संदर्भ है। अब इसका प्रसंग हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यह कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी वन में आशा और उत्साह का आगमन हुआ, यानी उनके जीवन में आशा और उत्साह का आगमन हुआ। यहाँ कवि की लोक कल्याणकारी भावना भी देखने को मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर लोक कल्याणकारी भावना क्या है? तो पूरे लोग अर्थात जनता की भलाई, लोगों की भलाई जब हम लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना किसी आकांक्षा के हमें कुछ प्राप्त होगा, तो बिना किसी लोभ लालच के निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसे ही लोक कल्याण की भावना कहते हैं। चलिए अब पाठ की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निराला जी कहना चाहते हैं कि वे अपने जीवन में वसंत के आगमन से अत्यंत उत्साहित और प्रफुल्लित हैं, यानी अगर साधारण अर्थों में कहें तो बहुत प्रसन्न है। वसंत के आगमन से प्रकृति में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। आप वसंत ऋतु में कई सारे त्योहार मनाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, होली आदि, तो देखते हैं तो चारों तरफ प्रकृति, और हम लोग घूमने भी जाते हैं, खास करके शरद ऋतु के पश्चात जो ऋतु आती है वो वसंत ऋतु है, उसमें देखते हैं हम लोग चारों तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं, नए नए पत्ते होते हैं, पूरी प्रकृति कितनी सुंदर लगने लगती है। तो अगर हमारे जीवन में खुशियां आए, उत्साह आए, नवीन कोमल भावनाएं आए, तो हम लोग भी उमंगित और तरंगित रहेंगे। तो कवि भी उसी तरह प्रसन्न है, इसीलिए कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी उनके मन में नवीन भावनाओं, कोमल भावनाओं और उत्साह का संचार हुआ, यानी उत्साह आया। तो कैसे अंत हो सकता है? जीवन जीने की भावना प्रबल हुई है। कवि हताश और निराश युवा पीढ़ी में, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, उसको गतिशील बनाने के लिए और उनको उनके कर्तव्य पथ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या करता है? कहता है कि मैं उन पर अपने कोमल हाथों को फेर कर उनमें उत्साह और उमंग का संचार करना चाहता हूं, ताकि वे अपने जीवन से जो हताश और निराश हो चुके हैं, उनमें नई चेतना जागृत हो। इसके माध्यम से कवि नव निर्माण के लिए नव युवकों को प्रेरित करना चाहता है। अर्थात जब हमारे जीवन में नया उमंग, उत्साह, प्रेरणा, कोमल भावनाएं आती हैं, तो हम लोग कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं जो हताश और निराश युवा पीढ़ी है, उनको प्रेरित करके जीवन पथ पर आगे बढ़ाने की चेष्टा करूंगा। तो आज हम लोगों ने इस काव्यांश के माध्यम से कुछ बातें सीखी। आशा करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर कहीं छूट गया हो तो आप लोग अवश्य मुझसे प्रश्न करिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जहां आपको समझ में ना आया, आप मुझसे संपर्क करके मुझसे प्रश्न पूछिएगा। आपके समस्त प्रश्नों का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। बाकी जो हमारा पाठ बचा, अर्थात जो हिस्सा बचा, उसकी व्याख्या अर्थात अर्थ और व्याख्या शब्दार्थों सहित हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।